नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं VCI एजुकेशन पर। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि हम लोग भारत के भूगोल पढ़ रहे थे, अब हम लोग विश्व के भूगोल भी शुरू कर दिए हैं। यानी भारत के भूगोल अभी समाप्त भी नहीं हुआ है, वो भी चलेगा। हम लोग विश्व के भूगोल में छोटे छोटे वीडियो में सारे कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे ब्रह्मांड और सौर मंडल के बारे में, क्योंकि ये चीज़ आप समझ लेंगे तो भारत की भूगोल समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आते हैं। और यकीन मानिए कि इस वीडियो के देखने के बाद सौरमंडल ब्रह्मांड से कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि इसमें जो भी कन्फ्यूजन करने वाले शब्द हैं उनको हाईलाइट भी किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी के बारे में, माने पृथ्वी किसका भाग है और क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। देखिए पृथ्वी जो है जिस पर हम लोग रहते हैं, ये सौर मंडल का एक छोटा सा भाग है। मतलब पृथ्वी समझ सकते हैं सौर मंडल क्या है, छोटा सा भाग है। और सौर मंडल जो है ये आकाश गंगा का छोटा सा भाग है। और आकाश गंगा जो है ये पूरे ब्रह्मांड का छोटा सा भाग है। कैसे है थोड़ा इसको समझिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगा है और उसी लाखों आकाश गंगा में एक आकाश गंगा होगा जिसका भाग कौन होगा, सूर्य होगा, मतलब सौर मंडल। और सौर मंडल जो है वो आकाश गंगा के लिए छोटा है, लेकिन पृथ्वी के लिए क्या है, बड़ा है, क्योंकि सौर मंडल का एक छोटा सा पार्ट है पृथ्वी। आगे आप समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये जाने कि पृथ्वी किसका भाग है, सौर मंडल का, और सौर मंडल किसका भाग है, आकाश गंगा का। इतना समझे रहिए। थोड़ा यहाँ पर देखिए कि जो ब्रह्मांड जो है दोस्तों, जो ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्मांड कैसे निर्माण हुआ होगा। तो ब्रह्मांड का निर्माण छोटे से छोटे जीवों से लेकर, मतलब जीव नहीं पिंड कह सकते हैं, छोटे से छोटे पिंडों से लेकर बड़े से बड़े मतलब विशालकाय पिंड से सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड एक चीज से निर्मित नहीं हुआ, छोटा से छोटा अब बड़ा से बड़ा चीज से लेकर बहुत बड़ा चीजों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज सम्मिलित है दोस्तों, गैस, ताप, दाब, ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे। अब थोड़ा हम सौर मंडल के बारे में देख लेते हैं। देखिए क्योंकि सौर मंडल का हम लोग भाग है और सौर मंडल को ही हमको पढ़ना है। देखिए सौर मंडल जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, वो भी बड़ा हिस्सा नहीं, एक मात्र छोटा सा हिस्सा है दोस्तों। अब देखिए इसकी रचना, मतलब सौरमंडल की रचना कैसे हुई है, तो निहारिका नामक गैस से हुई है दोस्तों। निहारिका क्या है, एक गैस है, और इसी से विशाल गैस का एक छोटा सा पिंड है, उसी से सौरमंडल का निर्माण हुआ है। और सौरमंडल जो है जिसमें 99% से अधिक भाग किसका है, 99% से अधिक भाग सूर्य का है। मतलब समझ सकते हैं कि सौर मंडल, जैसे कि आपका घर में प्रकोप किसका होता है, आपके पापा का, मतलब मान लीजिए कि उनका ज़्यादा प्रकोप होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं। मतलब सौर मंडल जो है वो, सूर्य जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है दोस्तों। आगे देखिए, जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान है। अब बताइए कि सौर मंडल में सूर्य जो है वो 99% है और अन्य ग्रह जो हैं वो 1% से कम है दोस्तों, क्योंकि 99% से अधिक तो सूर्य ही है और 1% से कम कौन है, अन्य ग्रह और पृथ्वी है दोस्तों। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि सौर मंडल में सबसे बड़ा जिसका द्रव्यमान है वो सूर्य का है। आगे देखिए, तो ये सारी चीज रही। उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक आए, वो अपना मत दिए। देखिए कौन कौन वैज्ञानिक आए और क्या क्या बारे में कहें सौरमंडल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले टॉलमी नामक वैज्ञानिक आए हैं और इन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया और इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य इनकी परिक्रमा करते हैं। मतलब इनका कहना था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के बीचों बीच केंद्र में है और सूर्य, और इन सूर्य के अलावा और भी ग्रह जो आप देखते हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो इनकी जो अवधारणा है इनको खंडन कर दिया और आए कोपरनिकस ने क्या किया, टॉलमी की अवधारणा को खंडन किया और उन्होंने क्या, नहीं ये बकवास बात है, और कहेंगे कि ये हेलियोसेटिक अवधारणा देंगे। और इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड में कौन है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी
पृथ्वी तथा अन्य ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इन्हीं अवधारणा को सत्य मान लिया गया। और उसके बाद कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा गया है दोस्तों। आगे देखिए, उसके बाद 16वीं शताब्दी के आसपास केपलर ने ग्रहीय गतियों नियमों की खोज की। मतलब 16वीं शताब्दी के बाद आए केपलर ने कहा कि और भी ग्रह जो हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं। ये इसकी खोज कौन किया, केपलर ने किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्रह जो हैं वो गति करते हैं, इसको सबसे पहले किसने अवधारणा दिया, तो केपलर ने दिया। आगे देखिए, हर्शेल आएंगे 1805 में, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि सूर्य और अन्य ग्रह आकाश गंगा का एक छोटा सा अंश है। सही बात है, अभी तो आपको बताएं कि आकाश गंगा ब्रह्मांड का 1 लाख से अधिक, कई लाखों से लाख है आकाश गंगा, और उसी का पार्ट है सौरमंडल, और सौरमंडल का पार्ट है पृथ्वी। तो ये सब क्या है, ब्रह्मांड का एक छोटा छोटा अंश ही तो है। तो इनकी बात को सत्य माना गया। आगे देखिए, उसके बाद होगा 1920 में एडविन हब्बल आएंगे। उन्होंने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। सही बात है, अभी भी क्या होता है कि ब्रह्मांड जारी है। देखते हैं कि कहीं उल्का पिंड वगैरह, कहीं बहुत सारी चीज़ होता रहता है। तो उन्होंने आकाशगंगा के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर ये बात बताया कि अभी भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या हो रही है, अभी भी उसका विस्तार जारी है दोस्तों। आगे देखिए, अब थोड़ा हम उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। अलग अलग वैज्ञानिक अपना अपना उत्पत्ति दिया, देखते हैं कि क्या उनसे वैज्ञानिक क्या कहें। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत को सत्य माना गया। मतलब 4 सिद्धांत को माना गया। अब 4 सिद्धांत क्या क्या है उसको समझिए। तो देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत प्रमुख है। चारों सिद्धांत के बारे में नहीं पढ़ना है, जो उसमें मतलब कि जिसको सत्य माना गया है चारों सिद्धांतों में, उसको हमको पढ़ना है। तो उसमें बिग बैंग सिद्धांत जो दिया गया वो सबसे ज़्यादा सत्य माना गया, और यही चीज़ें प्रचलित हो गई, माना गया। और विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है इसको। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, और भी चीज़ों को तो जानना नहीं है, आपको वो जानना है जो एग्जाम में आएगा। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया और कब दिया। तो देख सकते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया, और इस बाद में इसका विस्तार कौन करेंगे, इसकी व्याख्या कौन प्रस्तुत करेंगे, तो रॉबर्ट गवर्नर ने 1967 में इसकी व्याख्या क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। आगे देखिए, उसके बाद विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि डॉपलर के प्रभाव से भी की जा चुकी है। मतलब कि जो विस्तारित ब्रह्मांड जो है, अभी आपको डॉपलर के बारे में बताएं कि डॉपलर ने सिद्धांत दिया, तो उन्होंने क्या किया, बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि की, और इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। आगे देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। मतलब सूक्ष्म पिंड क्या है, सूक्ष्म माने छोटा होता है, और आप साइंस में पिंड का मतलब किसी भी वस्तु वगैरह के बारे में पढ़े होंगे। तो ये कह रहा है, मतलब बिग बैंग सिद्धांत क्या बोल रहा है कि ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, और ये क्या है, छोटे छोटे पदार्थों से बड़े बड़े पदार्थों के सम्मिलित रूप है, पिंड था, जिसका आयतन देखिए, तो जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म है। मतलब आयतन मतलब क्या, उसका आकार क्या है, बहुत छोटा है। और इसमें क्या होता है, दाब घनत्व विद्यमान है। ताप घनत्व क्या है, इसमें विद्यमान है। और बिग बैंग की परिकल्पना के अंदर महाविस्फोट हुआ। और बिग बैंग ने क्या बताइए, कोई भी चीज़ रहेगा, छोटा रहेगा, उसमें ताप दाब घनत्व जब होगा तो क्या होगा, वो फटेगा। तो वही चीज़ क्या होगा कि ब्रह्मांड फटा, तो महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। मतलब इस बात को कौन बताया, बिग बैंग बताया। बिग बैंग ने क्या किया कि पहले जो ब्रह्मांड जो था वो अत्यधिक सूक्ष्म पिंड था, जिसमें ताप दाब घनत्व था, और इसी से विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। और इस बात की पुष्टि कौन किया, बिग बैंग सिद्धांत किया। आगे देखिए, उसके बाद क्या होगा कि महाविस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आप देखते हैं। और भी कई ऐसे ग्रह वगैरह के बारे में आप सुनते हैं,
वो क्या हो गए, जैसे तारा गैलेक्सी वगैरह के बारे में सुनते हैं वो बिखर गए। उसके बाद गए जो आज भी गतिशील अवस्था में है, बिल्कुल है, आज भी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, अन्य ग्रह भी करते हैं। इसके साथ ही समय स्थान वस्तु की उत्पत्ति हो गई। अब देखिए कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन और हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों और आकाश गंगा का क्या किए, निर्माण करने लगे। माने कहने का मतलब है कि कुछ अरब वर्ष बाद मतलब कुछ साल बाद क्या हो गया कि हाइड्रोजन और हीलियम ये गैस है, ये बादल को संकुचित होकर तरह आकाश गंगा के निर्माण करने लगे। मतलब जो बादल और आकाश गंगा बना होता है वो किससे बना होता है, तो दो गैसों के मिश्रण से बना होता है। वो दो गैस कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम है। आगे देखिए बिग बैंग घटना के पश्चात जब बिग बैंग घटना दे दिया गया उसके बाद मतलब आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का क्या हुआ, विकास हुआ, जिसमें ग्रह और उपग्रह का निर्माण हो गया। आगे देखिए उसके बाद होयल ने इस परिकल्पना के विपरीत मतलब उल्टा स्थिर अवस्था, जिसको इंग्लिश में स्टडी स्टेट थ्योरी के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगभग भी हो रहा है और आज भी हो रहा है, लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को ही सर्वाधिक माना गया। मतलब आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के, जैसे कि बिग बैंग सिद्धांत दे दिया गया उसके बाद भी कई वैज्ञानिक आए, जैसे कि आप देख रहे हैं होयल आए, इन्होंने कि स्टडी स्टेट थ्योरी का सिद्धांत दिया उसके बाद अब देखेंगे ये बोलेंगे इनका थ्योरी का नाम क्या है, स्टडी स्टेट थ्योरी। तो इन्होंने स्टडी स्टेट थ्योरी परिकल्पना प्रस्तुत की और ये कहेंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, लेकिन ये विस्तार एक जैसा नहीं रहता है। इनकी भी बात को पुष्टि नहीं मानी गई, बिग बैंग सिद्धांत को भी माना गया। आगे देखिए उसके बाद हम लोग जानेंगे आकाश गंगा और निहारिका के बारे में। देखिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों तो ये टॉपिक जो रहा है वो ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई ये तो समझ गए। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आकाश गंगा और निहारिका। देखिए इसी का ही पार्ट है, समझिए। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत में हाइड्रोजन गैसों से बने विशाल बादलों के संचय मतलब इकट्ठा होती है, तो इसे निहारिका कहा जाता है दोस्तों। आगे देख सकते हैं इसकी बढ़ती हुई निहारिका से में गैस की झुंड विकसित हुई, आप यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ती हुई, और घने पिंड बने जिनमें तारों का निर्माण हो गया। उसके बाद देखेंगे गुरुत्व बल के अधीन बधे तारे, धूल कण और गैसों के तंत्र को ही आकाश गंगा की संज्ञा दी गई। आकाश गंगा क्या है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है दोस्तों। आगे देखिए देख सकते हैं कि आकाश गंगा से विभिन्न प्रकार की विकिरण निकलते रहती है। अब बताइए उसमें गैसों का बहुत सारा मिश्रण है तो निकलेगा। देखिए इनमें क्या होगा, अवरक्त किरणें होगी, गामा किरणें, रेडियो तरंग, एक्स किरण, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी किरणें आदि भी शामिल है। किसमें, आकाश गंगा में दोस्तों। देख सकते हैं कि सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। तो अब देखिए लाखों आकाश गंगा है और लाखों आकाशगंगा में एक आकाशगंगा है जिसका पार्ट कौन है, सौर है। तो सौर मंडल जिस आकाशगंगा का पार्ट है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी है। तो आपसे पूछ सकता है कि सौर मंडल जिस आकाशगंगा में पार्ट है उस आकाशगंगा का नाम क्या है, तो मंदाकिनी है दोस्तों। आप देख सकते हैं मंदाकिनी कैसी है, तो सर्पिलाकार है एवं कई आकाशगंगाओं का बृहद समूह का एक सदस्य है, जिसे स्थानीय समूह भी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ आपको क्लियर हो गई। सबसे पहले कि सौर मंडल जिस आकाशगंगा में रहता है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी है। और आप ये भी जानते हैं कि आकाशगंगा से कौन कौन गैसें निकलती है, किरणें निकलती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें गामा किरणें, रेडियो तरंग, एक्स किरणें प्रकार की किरणें निकलती है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों मंदाकिनी का स्वरूप कैसा है, तो ये सर्पिलाकार है जिसे स्थानीय समूह कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए देख सकते हैं कि इसमें देखिए इसमें 3 घूर्णनशील के बजाय भुजाएं और एक केंद्र है। किसमें, मंदाकिनी में। केंद्र को बल्ज कहा जाता है जिसमें एक ब्लैक होल पाया जाता है और गुरुत्वाकर्षण कारण यहाँ तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है दोस्तों। मतलब मंदाकिनी जो है घूर्णनशील भुजाओं का क्या है, एक केंद्र है, जिसको केंद्र को क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है, जिसमें एक छोटा सा ब्लैक होल है
और इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का सर्वाधिक क्या होता है, तारों इकट्ठा होते हैं, मतलब संकेंद्रण का मतलब इकट्ठा होते हैं। आगे देखिए, मंदाकिनी की तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है। मंदाकिनी की तीसरी भुजा में क्या होता है, नए तारों का जन्म होता है, जबकि हमारी सौर मंडल मध्यवर्ती और घूर्णनशील भुजा में स्थित है। देखिए, तो आप यहाँ पर समझें कि मंदाकिनी की कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, और तीसरी भुजाएं में नए तारों का जन्म होता है, जबकि हमारा सौरमंडल क्या है, दूसरी सिरा में है, माने मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। अब देखिए, मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देता है उसे स्वर गंगा या मिल्की वे कहलाती है। मिल्की वे मतलब दूध मेखला, और ये हमारी आकाश गंगा का ही एक क्या है, एक भाग है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाश गंगा, जिसे हम एंड्रोमीडा कहते हैं, मतलब मंदाकिनी जो हमारा आकाश गंगा है उसके पास स्थित कौन आकाश गंगा है, एंड्रोमीडा है, जो सौर मंडल से कितनी दूर है, 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक को माना जाता है, और प्रकाश वर्ष क्या है, एक दूरी का इकाई है दोस्तों। और ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का एक क्या है, क्षेत्र है दोस्तों। आगे देखिए, आकाश गंगाओं में प्रतिसरण नियमों के प्रतिपादक एडविन हब्बल थे। अब यहाँ पर जानिए कि मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले क्या किया था, देखा था। और गैलीलियो ने क्या किसको देखा, मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है, एक आकाश गंगा है, और वो किसका पार्ट है, सौरमंडल का पार्ट है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, फिर हम अगले टॉपिक आपको इसी तरह की वीडियो में बना कर देंगे।